बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में ये खबर बहुत गर्म थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ इस्लामाबाद की किसी बेकरी पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। ख़बर थी कि काजी साहब वहाँ पर मौजूद थे और बेकरी पर मौजूद किसी मुलाजिम ने उनके साथ उनको नाखुशगवार जुमले या नापसंदीदा जुमले कहे और उनको काफ़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। और ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी कि वो जो नौजवान था उसको फिर बाद में उठा लिया गया या उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी फ़ैमिली को उठा लिया गया, इस तरह की ख़बरें चल रही थी। लेकिन ये ख़बर ऑफिशियली ना सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई उस तरह से, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई, क्योंकि उसका कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं था। अब आज कुछ हफ़्ते गुजरने के बाद एहतशाम अब्बासी साहब, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, एहतशाम अब्बासी साहब ने ये वीडियो जारी कर दी है कि जो कि उनको उनके किसी सोर्स से मिली होगी। ये वीडियो जारी की गई है जिसमें काजी फ़ाइज़ा को एक नौजवान जो है वो नामुनासिब अल्फाज कह रहा है जब वो अपनी फ़ैमिली के साथ कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस नौजवान के साथ हुआ क्या है एक्चुअली और क्या स्टोरी है, पहले तो ये जो एहतशाम साहब ने वीडियो जारी की है, पहले तो एक नज़र आप ये वीडियो देख लें, फिर मैं कुछ स्टोरी बताता हूँ और फिर इसके मुख्तलिफ जो जुड़े हुए इसके साथ पहलू हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इस पर अपने अपने अंदाज में कमेंट कर रहा है। तो मैं इस पर क्या समझता हूँ उस पर राय देता हूँ। ज़रा पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। नौ स्ट्रॉबेरी कर लें और 9 क्लासिक चॉकलेट कर लें, सही है। वो अलग अलग डब्बे में, फिर एक और डब्बा खोल लें। आगे ये डब्बा इतना बड़ा नहीं होता। एक डब्बे में कितने आते हैं? एक डब्बे में कितने आते हैं? आप ईसा फ़ाइज़ हैं? आप ईसा फ़ाइज़ हैं? आप पिज़्ज़ा खाए क्यों? कर पड़ते हैं, ऑर्डर नहीं करते। लानत हो आपको, हाँ, लानत हो आपके, खाना था आपको, हाँ? लानत हो आपके, मैंने कहा। आपके कॉल पे। अच्छा, अब ये वीडियो है जिसमें काजी फ़ाइज़ा साहब कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनकी ख़वातीन घर की उनके साथ मौजूद हैं। वो नौजवान को उससे वो पूछ रहे हैं एक और डब्बा है और ये वो, तो वो आगे से पूछता है कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं या ईसा फ़ाइज़ हैं, और फिर वो जो जुमला उसने कहा वो आपने सुना। अच्छा, अब इसमें एहतशाम अब्बासी साहब ने चूँकि ये वीडियो जारी किया तो उनके पास इस वाक़े की डिटेल्स भी होंगी। उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ख़बर ये दी है अपने ट्विटर पे कि इस वाक़े के बाद काजी फ़ाइज़ा साहब तो वहाँ से चले गए, लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोग आए और इस नौजवान को उठा लिया गया। इस नौजवान को उठा लिया गया, बाद में इसकी फ़ैमिली भी उठाई गई। फ़ैमिली तो शायद बाद में वापस आ गई, लेकिन ये नौजवान आज तक वापस नहीं आया। ये नौजवान फिर गायब कर दिया गया, या गायब है या उठा लिया गया होगा या ज़ेर तफ्तीश होगा। अब ये काजी फ़ाइज़ा साहब जो है इस वाक़े के बाद ये हुआ, ये एहतशाम अब्बासी साहब की खबर है। वो कहते हैं कि जी ये लड़का अभी तक गायब है और वापस नहीं आया। अब देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, ये नहीं होना चाहिए। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। ये काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ भी नहीं होना चाहिए। वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा वो एक आम इंसान है, वो शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। लेकिन ये फ़ाइज़ा साहब की जगह कोई भी होता तो उसके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये क्यों हुआ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मतलब इस पर फवाद साहब की मैं ट्वीट देख रहा था और भी लोगों की मैं कमेंट्स देख रहा था कि जी वो अपनी फ़ैमिली के साथ थे, उनको उनकी अहलिया के सामने, या उनकी मुझे नहीं पता अहलिया है या फैमिली है कोई और है, मतलब फैमिली में कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन एतराज़ ये हो रहा है कि फ़ाइज़ साहब को उनकी फ़ैमिली के सामने एम्बैरस किया गया। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मतलब मैं ये पहले कह चुका हूँ, ये अफसोस था कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन काजी फ़ाइज़ा साहब के ही दौर में यहाँ पर जुल्म व तशद्दुद के वो वाक़यात हुए हैं जिस पर काजी फ़ाइज़ा साहब ने जानबूझकर आंखें बंद की हैं। काजी फ़ाइज़ा साहब को पता है, वो जानते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर रेड करके उनकी अहलिया को, बहनों को, फैमिलीज़ को, अभी सादुल्ला बलोच का वाक़या हुआ है, उसकी बीवी को, बेटी को, खाला को उठा लिया गया, कई फैमिलीज़ को उठा लिया गया,
और लोगों को उनकी फैमिलीज़ के सामने ह्यूमिलेट किया गया। अभी जलसे में एक बच्चा आया हुआ था, उसने कहा कि मेरे वालिद को रात को घर में आए, उठाकर ले जा रहे थे, कमीज़ नहीं पहनी थी, मैं पीछे भागा, गली में दूर तक भागा कि कमीज़ दे दूँ कम अज़ कम अपने वालिद को। तो ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काजी फ़ाइज़ के ज़माने में हुई हैं और काजी फ़ाइज़ साहब ने उस पर कान नहीं धरे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से दरख्वास्त की गई कि यहाँ पर हमारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। ये सारा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। तो उन्होंने कहा कहाँ है सबूत, दीजिए मुझे सबूत, दिखाइए मुझे सबूत। और अब काजी फ़ाइज़ साहब के साथ ये वाक़या पेश आया तो सबूत के बगैर एक लड़का उठा के गायब कर दिया गया और बकौल शाम अब्बासी साहब के और रखिए वो अभी तक वापस नहीं आया। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब के साथ ये वाक़या पेश आया, नाखुशगवार है, इस पर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब से कोई पूछे कि क्या आपके चीफ जस्टिस होने के दौर में जो और फैमिलीज़ के साथ ये वाक़या पेश आया, किसी के मतलब 25 मई को, 9 मई तो चलें बाद में हुआ ना, 25 मई को, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, चलें फिर भी कुछ लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जी कारकुनों को उठाया गया तो 9 मई का हमले के वो जिम्मेदार थे। लेकिन 25 मई को, उससे पहले 25 मई 2022 को जो कुछ हुआ था, उस वक्त तो कोई 9 मई नहीं हुआ था। उस वक्त 25 मई को से के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कारकुनों के घरों में घुसकर कि लॉन्ग मार्च रोका जाए, 3 दिन पहले क्रैकडाउन शुरू हो गया था, 3-4 दिन पहले, और लोगों के घरों में घुसकर जो एक वाक़े में एक बच्ची को थप्पड़ मारा गया, 13 साल की बच्ची को, और उसकी बीवी रोते हुए बता रही थी कि मेरा शौहर घर में नहीं था, उसको उठाने आए और मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। तो ये वाक़यात, क्या वो काजी साहब वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बीवी नहीं थी? पीटीए के सियालकोट के एक वर्कर ने कहा कि मेरी बीवी को उठा कर ले गए और फिर मुझे कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो उसको नंगा करेंगे। ये क्या वाक़यात काजी साहब के इल्म में नहीं आए? उन्होंने क्यों इस पर कान नहीं धरे और आंखें बंद किए रखी? तो ये जो आज वाक़या पेश आया है या हमारे सामने आया है और चंद दिन पहले पेश आया था, ये अफसोसनाक वाक़या है और इससे बढ़कर कई वाक़यात इंसानों की तज़लील के इस सोसाइटी में पिछले 2 साल से 2.5 साल से हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत धड़ल्ले से कर रही है, पंजाब हुकूमत की पुलिस, पंजाब पुलिस धड़ल्ले से कर रही है। काजी फ़ाइज़ साहब के सामने कोई दरख्वास्त लेकर आता भी है तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है। इस सब के बावजूद शायद काजी फ़ाइज़ साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए था, नामुनासिब बात है। वो एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क के शहरी हैं, और वो अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो कोई उनको ऐसे लानत भेज दे उनके ऊपर, तो ये अफसोसनाक है। लेकिन लेकिन ये लोगों का रद्द-ए-अमल है, एग्रेशन है, और हो सकता है इस शख्स के पास कोई जवाज़ नहीं होना चाहिए या ना इसका कोई जवाज़ कबूल किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पूछें तो शायद उसके पास यही जवाज़ हो कि देखें जी ये इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, बड़ा जुल्म किया है, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जब लोग इंसाफ के लिए आते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं, क्योंकि शायद जो है वो काजी साहब के जो सियासी मकासद हैं या सियासी नज़रियात हैं वो किसी और तरफ हैं और वो एक सियासी जमात के मुखालिफ हैं। तो ये सब कुछ काजी साहब को मेरा ख्याल है बैठ के रीथिंक करने की ज़रूरत है। और प्लस ये कि चलें उस नौजवान से गलती हुई, उसे सज़ा भी भुगत ली, और अगर कानून में और भी सज़ा मौजूद है तो वो सज़ा उसको कानूनी तौर पर दे दें। लेकिन एहतशाम साहब की खबर अगर दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त होगी तो वो ये कह रहे हैं कि लड़का गायब है और घर नहीं आया, और फिर उसकी फ़ैमिली को ले गए थे, फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो फैमिली फिर ख़ुद से कहीं गायब हो गई है अपनी जान बचाकर कि मज़ीद उनको दोबारा तंग ना करें। तो मेरा ये ख्याल है कि काजी साहब को फिर अब बड़ा दिल करते हुए माफ़ कर देना चाहिए। वो कहें कि जी ठीक है, जो वाक़या पेश आया, काजी साहब इतना भी बड़ा दिल नहीं दिखा सकते कि एक नौजवान को ये कहने पर फिर माफ़ी कर देंगे, चले जो कुछ हुआ तुमने गलत तो किया लेकिन मैं माफ़ करता हूँ। तो ये कम से कम उनको करना चाहिए कि चलें जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो अब इस नौजवान से गलती हुई, इसका बहुत कुछ इसके साथ हो चुका होगा अब तक, लेकिन अब काजी साहब को अगर कोई उनका बड़ा दिल है तो उनको वो दिखाना चाहिए और मेरा ख्याल है इसकी ख़ता को माफ़ करना चाहिए। तो ये मैं इस पर कहना चाहता था। लेकिन अब इससे देखें ना, जुड़े हुए काजी साहब से जुड़े हुए 2 और वाक़यात आज के मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जो आज लाहौर हाई कोर्ट ने किया है, जैसे आलिया नीलम ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। आलिया नीलम साहिबा ने क्या किया, उन्होंने 30 तारीख गुजरने के बाद जो 1 और 2 आती है, यानी 1 के बाद 2 तारीख आती है, 2 अक्टूबर के लिए केस लगाया कि जी इसके काबिल समात होने या ना होने पर मज़ीद दलाइल दें। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट ने भी ये किया है। इसका मतलब है कि निज़ाम सारा जो है वो स्क्रिप्ट राइटर एक है, वो पूरे स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ों को चला रहा है और सारी चीज़ें उसके मुताबिक हो रही हैं। मसलन आप देखिए
कि पहले आईनी तरमीम करने की कोशिश करना, नाकामी के बाद एक नया फार्मूला ढूंढना कि मुनहरिफ लोगों का वोट शुमार हो जाए। मुनहरिफ लोगों का वोट शुमार करने के लिए 63A का केस फिक्स करना। केस को फिक्स करने के लिए ज़रूरत थी कि कमेटी फ़ैसला करे, उस कमेटी को तब्दील कर देना। यानी कमेटी को तब्दील करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए फिर जो है वो नई कमेटी तश्कील दी गई रातों रात। नई कमेटी तश्कील दे के उसे फैसला करा के 63A का केस लगा दिया गया 30 तारीख को, 30 सितंबर को, अपनी मर्ज़ी का एक बेंच बना के, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि 4 जजेस जो हैं वो एक साइड पर इंक्लाइन है टूवर्ड्स काजी फैज़ साहब। और वो 30 सितंबर को वो केस लगाया गया। अब उसकी रुकावट एक ही चीज़ बन सकती थी कि ये कमेटी पुरानी बहाल होती और दोबारा से इस मामले को सुनती। वो जो 3 जजेस की कमेटी है वो कैसे बहाल हो सकती थी? वो ऐसे हो सकती थी कि इस ऑर्डिनेंस को जो रात के अंधेरे में हुकूमत चुपचाप लेकर आई, इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट कलअदम करार दे दे या उसको उस पर स्टे ऑर्डर कर दे, मुअत्तल कर दे उसको, या स्टे ऑर्डर कर दे। ये हो सकता था। लेकिन इसको आलिया नीलम साहिबा ने पहले जस्टिस फैसल ज़मान से उठाकर अपने पास लगाया। कल उन्होंने पेपर वर्क किया, छुट्टी कर ली, केसेस नहीं सुने, कॉज लिस्ट मनसूख की। आज वो बैठी उस पर सुना, सारा दिन गुजारने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया कि जी मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुझे मज़ीद इस पर दलाइल दें कि ये काबिल समात है या नहीं। काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल मांग लिए हैं, लेकिन कब? कल नहीं, परसों भी नहीं, तरसों भी नहीं, 30 को भी नहीं, यकुम को भी नहीं। 2 तारीख रखी है, 2 और 3 शायद सिंध हाई कोर्ट ने रखी है, ताकि ये 30 सितंबर वाला कार्रवाई गुजर चुकी हो। उसके बाद वो सोचें हाँ भाई बताओ अब ये काबिल समात है या नहीं है, ताकि वो कमेटी अपना काम कर चुकी हो, मामलात आगे बढ़ चुके हों। तो ये आलिया नीलम साहिबा ने आज ये गेम खेली है, ये गेम डाली है। और उनसे मेरा ख्याल है उन्होंने काजी फ़ाइज़ को बिल्कुल मायूस नहीं किया, उन्होंने निज़ाम को बिल्कुल मायूस नहीं किया, उन्होंने नून लीग को बिल्कुल मायूस नहीं किया। बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हुकूमत जो है वो बिल्कुल अब इस मामले में पूरे एतमाद नज़र आती है कि हम तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ के उनका वोट इधर से उधर डलवा के, और इस पर कोई परेशानी आइन के रखवालों को नहीं होगी कि अगर पार्लियामान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, पैसे लग जाएं, एक जमात के लोगों को ख़रीद लिया जाए, वो जाकर दूसरी जमात को वोट कर दें, मुतनाज़ बिल पर, मुतनाज़ आइनी तरमीम पर वोट कर दें, और इस पर कोई आइन के रखवालों को और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो सिर्फ इस बात पर मुतमिन है कि उनको और उनके ख़ानदान को 3 साल, उनके ख़ानदान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको 3 साल एक्सटेंड कर दिए जाएँ। पाकिस्तान के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, अफराद मैटर नहीं करते, शख्सियात मैटर नहीं करते, सिस्टम मैटर करता है। तो इस वक्त मुल्क की या निज़ाम की, मुल्क की ज़रूरत नहीं है काजी फ़ाइज़ की ज़रूरत है कि उनको 3 साल मिल जाएं, और वो इसे अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए लगे हुए हैं। आप देखें ना, या तो वो कहते हैं कि जी मेरा रहना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो ये नहीं कर रहे, वो अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। और ये खेल है, इसमें कोई दो राय क्या हो सकती हैं कि जिस तरीके से चीज़ों में बुनत मौजूद है, जो सीक्वेंस मौजूद है, जिस तरह से ये सारे नुक्ते आपस में जुड़े हुए हैं, किसी को क्या इबाम हो सकता है। और दूसरी बात ये हुई है कि जो चंद दिन पहले 9 सवाल काजी फ़ाइज़ ने पूछ डाले थे रजिस्ट्रार ऑफिस से, सिर्फ 8 जजों को एम्बैरस करने के लिए कि उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया था, जो वजाहत मांगी गई थी उनसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो जो वजाहत मांगी गई थी उसमें उन्होंने 9 सवाल लिख भेजे थे रजिस्ट्रार ऑफिस को, जिसमें पूछा गया था कि बताइए कि ये कैसे बेंच बना, या कोई बेंच कैसे सुना गया, कॉज लिस्ट जारी हुई नहीं, क्या फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी हुआ कि नहीं हुआ, किस कोर्ट रूम में या चैम्बर में किन साहिबान ने समाअत की, ऑर्डर सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई, हुक्मनामा जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर क्यों ना किया गया, ओरिजिनल फ़ाइल और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गया, वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। ये 9 सवाल थे जो काजी फ़ाइज़ साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछे थे। आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये ना तो कोई इसके लिए कोई समाअत हुई है, ना कोई ऑर्डर जारी किया गया है, ना ऑर्डर सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी की गई है, ना कोई बेंच बैठा है, ना किसी जगह पर बेंच की समाअत हुई है। ये सारे जवाब उन्होंने लिख के भेज दिए हैं। तो वो जो क्यों का सवाल था ना काजी फ़ाइज़ का, कि कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई और मुकर्रर क्यों ना किया गया किसी बेंच के सामने, और वह वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गया, ये क्यों और कैसे का जवाब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ना था
ना उन्होंने दिया। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि जी जस्टिस मंसूर के स्टाफ ने हमें ये कहा था कि अपलोड कर दें, तो फिर हमने अपलोड कर दिया। ये उन्होंने इसका जवाब दिया है। लेकिन वो क्यों और कैसे का जवाब काजी फैसल साहब को नहीं मिला, शायद वो ये सवाल का जवाब ढूंढ भी नहीं रहे, रजिस्ट्रार ऑफिस उन्हें दे भी नहीं सकता। ये सवाल उन्होंने सिर्फ जस्टिस मंसूर और आठ मेंबर्स जो थे, 8 जज जिन्होंने फैसला दिया था, उनको एम्बेरस करने के लिए काजी फैसल ने ये सारी हरकत की थी, ताकि वो उनको एहसास दिला सकें कि आपने गैर कानूनी काम किया है, आपने लॉ कॉज लिस्ट जारी नहीं की, आपने जजों को आपने जो है वो नोटिस जारी नहीं किया, अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया, और आपने गैर कानूनी किया। तो वो एम्बेरस करना चाहते थे, और ये एम्बेरस करने का जो काम है उसका जवाब आज उनको मिल गया। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं काजी फैसल साहब के हवाले से थीं, और इलेक्शन कमीशन अब किसी नतीजे पर पहुंचने के बहुत करीब है। मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ ज़रा इलेक्शन कमीशन किस मखमसे में पड़ा हुआ है, और वो उसके ज़ाहिर है जो स्क्रिप्ट राइटर है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसमें उसने मुख्तलिफ किरदार मुख्तस किए हुए हैं ना, जैसे कहानी के किरदार होते हैं। तो इस कहानी के किरदार हैं शहबाज शरीफ, इस कहानी के किरदार हैं काजी फैसल, इस कहानी का किरदार है सिकंदर सुल्तान राजा, इस कहानी का किरदार है मे बी जो जस्टिस आलिया नीलम। तो ये सारे इस कहानी के किरदार हैं। तो जब या हो सकता है आमिर फारूक भी इसके किरदार हैं। तो इस कहानी के जो मुख्तलिफ किरदार हैं उसमें अब सिकंदर सुल्तान राजा के पास कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, या उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या करना है अब, और वो किस मखमसे में हैं और क्या करने वाले हैं। तो ज़रा इस पर अगली वीडियो में हम तफसील से बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।